हेलो व्यूअर्स। अगर आप खुद से ITR-1 यानी सहज फॉर्म फाइल कर रहे हो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, तो इस वीडियो को आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप बिना कोई टैक्स प्रोफेशनल की मदद से ITR-1 फाइल करते हो तो क्या क्या कॉमन गलतियां होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं लास्ट पेज में, और मैं आपको एक एक चीज जो है मैं डिटेल में बताऊंगा। देखिए, पार्ट ई में आपको बैंक डिटेल्स बताना है। तो अभी आप सुन लीजिए कि गलती कहाँ पे होता है और कैसे इसको करेक्ट करना है। पार्ट ई में आपको बताया गया है कि आपका जो बैंक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देना होगा। पर नॉर्मली जो सैलरीड एम्प्लॉय है उनका ये परसेप्शन है कि उनका जो सैलरी अकाउंट है जहाँ पे उनका सैलरी क्रेडिट होता है उसका डिटेल्स सिर्फ यहाँ पे देना ही काफी है, पर एक्चुअली वो है नहीं। अगर आपका कोई जॉइंट अकाउंट है जहां पे आप फर्स्ट होल्डर हो तो आपको वो अकाउंट भी यहाँ पे देने होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो चीज बताया गया है कि डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट, अभी ऑल बैंक इस चीज को मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। ऑल बैंक बोलने का मतलब है कि आपको जितना सारे अकाउंट्स है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट हो गया, जॉइंट अकाउंट अगर आपका है तो वो, साथ साथ अगर आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, अगर आपका PPF अकाउंट भी है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक्चुअली ITR-1 में एसेट डिक्लेरेशन करने का कोई जगह नहीं है, यानी कि आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, ये सब कुछ आप अगर डिक्लेरेशन करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि इस यहाँ पे कोई फॉर्मेट दिया गया नहीं है। पर आपका जितना सारा बैंक डिटेल्स है वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने होंगे। तो मैक्सिमम टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, सिर्फ सिंगल यानी जो उनका खुद का सैलरी अकाउंट है उसका डिटेल देते हैं, पर आपको यहाँ पे सारा बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पे देना होगा। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट में। ये सेकंड पॉइंट है एग्जेम्प्ट इनकम को लेके। देखिए, आप जो इनकम कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ इनकम कंपोनेंट है जो एग्जेम्प्ट है, जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम हो गया, अगर आपको गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिला है अवार्ड या रिवॉर्ड के हिसाब से। इसी तरीके का एक लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम है, इसका डिटेल मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो अगर आपका ऐसा कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि सैलरीड एम्प्लॉय इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं। अब आते हैं 80C में। 80C में नॉर्मली देखा गया है कि जो LIC प्रीमियम है, बच्चे का जो ट्यूशन फी है, सुकन्या समृद्धि योजना में जो आप पैसा जमा किए हो, या अपने PPF अकाउंट में जितना पैसा डाले हो वो सारा डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम करते हो। पर एक चीज छूट जाता है, और क्या है वो आप सुन लीजिए। अगर आपने पिछले साल यानी आपका जो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है वहां पे अगर आपने किसी प्रॉपर्टी खरीदे हो तो उस प्रॉपर्टी खरीदते हुए जो आप रजिस्ट्रेशन फी और स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट किए हो उसका भी डिडक्शन आपको 80C में मिलता है। तो वो फिगर आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपका परचेज डीड है, जिस डीड के हिसाब से आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की हो वहां पे आप देखेंगे कि अलग पन्ना होगा जहां पे गवर्नमेंट फी डिपॉजिट का चालान होगा। तो वहां पे जितना पैसा आप जमा किए हो उसका भी डिडक्शन आप 80C में क्लेम कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने पिछले साल LIC पॉलिसी नहीं करवाए, बच्चे का ट्यूशन फी में भी कोई खर्चा नहीं किए, या फिर मान लीजिए PPF अकाउंट भी आपका है नहीं, पर आपने एक एसेट खरीदे हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को आपको 1.5 लाख रुपए का स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पेमेंट करना पड़ा, तो 1.5 लाख रुपए भी आप 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है और मोस्ट ऑफ द SSC जो है इसको मिस कर जाते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर B3 पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए, जो आपका सेविंग्स अकाउंट है वहां पे जो इंटरेस्ट आते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि जो सैलरीड एम्प्लॉय है वो सेविंग्स बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो उसको यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं, वो गलती करते हैं। अब उनको एक डिडक्शन भी मिलेगा और वो डिडक्शन है 80 TTA में, और ये डिडक्शन अमाउंट है 10,000 रुपीज। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट और डिपॉजिट से इनकम हो रहा है 6,000 रुपए, तो आप यहाँ पे दिखाएंगे 6,000 रुपए और 80 TTA में क्लेम करेंगे 6,000 रुपए। अगर आपका अदर सोर्स में सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है 12,000 रुपए, तो आप यहाँ पे 12,000 रुपए लिखेंगे और 80 TTA में आप मैक्सिमम 10,000 रुपए क्लेम कर सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे देने होंगे। और एक गलती हम लोग देखते हैं जो अक्सर किया जाता है वो है कि पार्ट ए के अंदर आते हैं। पार्ट ए के अंदर पॉइंट नंबर 1, अब देखिए यहाँ पे क्या है,
बहुत बार ऐसा होता है कि जो सैलरीड एम्प्लॉय है, जो थोड़ा हाई क्लास सैलरीड एम्प्लॉय है, वो साल में एक आध फॉरेन टूर लगा लेते हैं। और वो फॉरेन टूर अगर खुद से कर रहे हैं, मतलब ऑफिस से कोई फंडिंग नहीं मिला या ऑफिस से आपको टूर में नहीं भेजा गया, ऐसा है, मतलब आप फैमिली लेके ऐसे ही वैकेशन में चले गए और वहां पे 2 लाख रुपए से ज्यादा आप खर्चा किए, तो उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। तो ये एक चीज है जो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि जो टैक्स पेयर से वो फॉरेन से घूम के आते हैं पर इसका डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि टैक्सेशन रिलेटेड बहुत सारा वीडियो इस चैनल में आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।